हम उस देश के वासी हैं जिस देश में केवल चुनाव होते हैं। देश की तमाम सरकारें चुनाव में लगी हुई हैं। कोई भी सरकारें बैठी हुई नहीं है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में हैं। दिल्ली भी अछूती नहीं है। दिल्ली के निजाम भी चुनाव में लगे हुए हैं। गोवा का चुनाव और पंजाब का चुनाव। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। छोटे छोटे प्रांतों में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, व्यवस्था खड़ी हो, इसके लिए प्रयासरत हैं। इस प्रयास के बीच में दिल्ली बेहाल है। दिल्ली के जो बुनियादी सवाल थे वे सवाल समाधान तक आज तक नहीं पहुंच पाए। अंबेडकर के नाम पर, झाड़ू के नाम पर, दलित वंचितों के नाम पर, पूर्वांचली के नाम पर सत्ता पाने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के प्रति बिल्कुल ही बेरुखी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। दिल्ली उनकी प्राथमिकता में नहीं है। दिल्ली के सवाल उनकी प्राथमिकता में नहीं है। दिल्ली की जनता बेहाल है। यहां के श्रमजीवी, यहां के श्रमण समाज के लोग, यहां के दलित, यहां के वंचित, यहां के सफाई कर्मचारी, यहां के शिक्षक, तमाम लोग बेहाल हैं। विकास की पटरी पर दिल्ली खड़ी नहीं है। दिल्ली डिरेल्ड हो चुकी है। अभी स्वराज खबर चौपाल पर लगातार पिछड़ती हुई दिल्ली, लगातार बेहाल और बर्बाद होती दिल्ली, बेबसी का आंसू रोती हुई दिल्ली, इस पर चर्चा हो रही है स्वराज के चौपाल में। स्वराज वही जो अरविंद केजरीवाल भी कभी स्वराज की बात करते थे, स्वराज पर किताब लिखी और मोहल्ला स्वराज की को खड़ा करने की उन्होंने बात की थी। हम उनके स्वराज को नहीं, हम गांधी के स्वराज को लेकर के बात कर रहे हैं। हम स्वराज खबर के चौपाल पर अपने मेहमानों को बुलाए हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे साथी, हमारे मित्र रूपेश मौजूद हैं। रूपेश के साथ दिल्ली की चिंता करने वाले रिपब्लिकन सेना के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। मैं सीधे स्वराज खबर लाइव के स्टूडियो में आपको लेकर के चलता हूं रूपेश के पास। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वराज के चौपाल में। आज हमारे साथ रिपब्लिकन सेना के दिल्ली पार्टी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और जो देश में और जो दिल्ली में चल रही है राजनीति, इस पर हम आज बहस करेंगे। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता रिपब्लिकन सेना के सुरेंद्र जी भी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं दिल्ली में जो राजनीति चल रही है, जिस राजनीति में समाज की विकास की बात की जाती थी, आज वो समाज का विकास नहीं हो पा रहा है। उसके जगह समाज का कहीं ना कहीं शोषण ही हो रहा है। इस विषय पर हमारे साथ सुरेंद्र जी, सबसे पहले मुझे बताएं कि आपके नजर में दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में क्या हो रहा है? दिक्कत ये है कि दिल्ली में कुछ हो नहीं रहा है। अगर दिल्ली में कुछ हो रहा होता तो सब कुछ ठीक चल रहा होता, तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं होती। चौपाल में बैठ के आदमी करता क्या है? यही तो बातें करता है कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है। जो ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए हम चौपाल में बैठ कर ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जो होना चाहिए था वो ठीक नहीं हो रहा है। दिल्ली की सरकार जो काम करना चाहिए वो अपना काम नहीं कर पा रही है। जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। जनता को धोखे में रखा जा रखता है। और हर आदमी से अगर पूछें तो दिल्ली के हर आदमी के कहीं ना कहीं जहन में 90%, मैं कहता हूँ 90% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर इलेक्शन इस पार्टी का हो जाए तो मैं कहता हूँ 90% ही सफाया हो जाएगा। ये दिल्ली के दिलों के आवाज है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मैं एक दो से नहीं, हजारों लोगों से मिलता हूँ जो ऐसा सब महसूस करते हैं। आप मेट्रो में चले जाएं तो दिक्कत महसूस करते हैं, बस में चले जाएं तो दिक्कत महसूस करते हैं, सड़क के कहीं कोने में खड़े होकर अगर आप बात कर रहे हो तो राजनीति के ऊपर में कहते हैं इस लोग की बात ही ना करो। तो किस लोगों की बात ना करो? उस लोग की बात आगे ना करो हम चलते हैं आगे हम चलते हैं रिपब्लिकन सेना के प्रदेश अध्यक्ष है कर्म सिंह धावड़िया जी। धावड़िया साहब, ये बताइए आप कि आप जो रिपब्लिकन सेना लेकर के आए हैं दिल्ली में, अभी एमसीडी का चुनाव आने वाला है, दिल्ली में जो अराजकताएं फैली, जो शोषण हो रहा है, जो आप लोग कह रहे हैं, जो आप लोग की बातें आ रही हैं, आप उससे निजात कैसे दिलाएंगे लोगों को? देखिए रुपेश जी, पहले तो मैं स्वराज खबर चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिकन सेना एक स्लोगन के साथ यहाँ आ रही है, क्योंकि हम वादे झूठे नहीं करते। हमने एक स्लोगन अपना लिया है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं कि नेक हमारा इरादा है और हमारी कोशिश ही हमारा वादा है। हम जो काम करेंगे, जो काम करना हम चाहते हैं, हम
हम क्यों आए, ये पार्टी क्यों बनी, रिपब्लिकन सेना, बाबा साहब के वंशज को क्यों इस मैदान में उतरना पड़ा? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो अभी 2 साल पहले बनी है, नई नवेली दुल्हन की तरह आई, लोगों ने स्वीकार किया, मुंह दिखाई की, सब कुछ किया। उसके बाद जो चीर हरण, जो मैं तो कह रहा हूं कि दिल्ली के एक एक आप व्यक्ति से जाके अगर पूछें, आज की डेट में अगर आप सर्वे कराएं, तो सिर्फ उनके कार्यकर्ता को छोड़ के, मैं अपने परिवार की भी बात बताऊं, मेरे परिवार ने भी अरविंद केजरीवाल जी को वोट दी थी। आज मेरी जो हमारी माता जी हैं वो भी ये पूछती हैं कि हमने इस इंसान को वोट दी थी जो पंजाब में या राजस्थान में या गोवा में या महाराष्ट्र में कहीं कहीं घूम रहा है, या हमने दिल्ली का काम कराने के लिए इसको वोट दी थी। आप किसी भी स्तर पे चले जाएं, मैं सबसे पहले बता दूं आपको, शिक्षक हमारे देश का निर्माता होता है, उसी से देश चलता है, वही देश का भविष्य बनाता है, वही देश का भविष्य निर्धारित करता है। उन शिक्षकों की जो हालात हैं, आज की डेट में जो हालात हैं, वो इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि उनको अपनी एक जो उनकी सैलरी है वो भी लेने के लिए 4-4, 5-5 महीने इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। क्यों आज भी रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर मलबा पड़ा हुआ है? क्योंकि सफाई कर्मचारियों को आज भी तनख्वाह 4-4, 5-5 महीने में मिल रही है। क्यों? धावरिया जी मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आप जिस बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की बात को लेकर के, उनकी विचार को लेकर के, उनकी कल्पना को लेकर के कई पार्टियां हैं देश में, बसपा, उसके बाद हम जाए तो सपा भी कभी कभार उठा ही लेती है, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चूकती है, सब उठा लेती है। आज आप उठा रहे हैं, रिपब्लिकन सेना आज उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आई है। जेपी की बात को लेकर के कई पार्टी देश में आती है, सब अपनी सत्ता भी कायम कर लेते हैं, लेकिन फंस जाते हैं बेचारे जनता। आखिरकार आप क्या देंगे जनता को? आखिरकार आप क्या लेकर के नई चीज आएंगे? क्या जनता बार बार ठगी का शिकार नहीं हो रहे हैं? मुझे इसका सीधा जवाब दीजिए कि आप जो रिपब्लिकन सेना लेकर के आए हैं, जनता को क्या आपसे मिलेगा? रुपेश जी, अगर आपको कचरा साफ करना है जी, आपको एक कीचड़ साफ करनी है, तो आपको दलदल में उतरना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैंने एक आपके पिछले इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि आपकी भागीदारी राजनीति में ना के बराबर है। नहीं, पहले भी तो मैं कह रहा हूं, आप पे जनता अगर विश्वास करेगी तो पहले भी तो कई पार्टी पे विश्वास करके अपना अमूल्य वोट दे चुकी है, उसे सत्ता में बिठाई, लेकिन जनता आज रो रही है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। ये दिल्ली नहीं, पूरी देश की बात है। आप मुझे बताइए कि आप आए हैं, जनता आपको वोट करेगी, लेकिन किस लिए करेगी? आप ऐसा क्या नया देंगे? क्या आप ऐसा तो नहीं कि आप भी सत्ता मिलने के बाद वैसे ही हो जाएंगे, जो अक्सर होते आ रहा है। आप भी उसके शिकार हैं। आपने भी कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी को वोट किया था, लेकिन मुझे वो विश्वास ही नहीं मिला जो विश्वास उन्होंने मुझसे दिया था। देखिए, मैंने कहा कि हमने भी वोट किया था, मेरे परिवार के लोगों ने भी वोट किया था, क्योंकि एक कोई नई चीज सामने निकल के आई थी और वो वजह थी अन्ना हजारे साहब जी। लोगों ने अन्ना हजारे साहब को वोट दी, उनकी सूरत देख के वोट दी थी। हालांकि वो उनके चुनाव प्रचार में कहीं चेहरा नहीं थे अन्ना हजारे जी, मगर जो कुछ उससे पहले हुआ, जन लोकपाल को लेके या कोई धरने प्रदर्शन हुए या जितने भी ये जो कुछ अन्ना हजारे जी के साथ हुआ, वो सब पूरी जनता जानती, पूरा देश जानता है। उसको लेके इस पार्टी का जन्म हुआ, और ये जन्म हुआ तो लोगों ने सोचा कि चलिए एक बार फिर से कोई पार्टी आई है, एक भरोसा करके देखते हैं, क्योंकि पहले तो जो होता आ रहा है जनता के साथ वो होता आ रहा है। अरविंद केजरीवाल साहब ने एक ऐसा काम कर दिया कि हमारे लिए भी बड़ी जटिलता का एक सवाल हमारे लिए पैदा कर दिया कि आज जनता भरोसा किस पे करे। मेरे परिवार से भी ये सवाल आते हैं कि आप आखिरकार आप भी तो देखिए चीजें क्या हैं, अगर आपने सुधार कर दिए होते तो वो चीजें वो विषय ही नहीं बनते। एक मिनट रुपए नहीं, आप बताइएगा, आपको पूरा मौका है। मुझे बी पॉइंट हम चलते रहे तो शायद हमारे दर्शकों को आसानी से समझने में आएगा कि रिपब्लिकन सेना जो आ रही है, जो आई है, जो चुनाव में अपनी हिस्सेदारी निभाएगी, आखिरकार वो मुझे क्या देने वाली है और क्यों हम उसको वोट करेंगे। ये दिल्ली है, ये देश है, ये आवाज हर जगह जाएगी। लोग स्वराज लाइव देखते हैं। मुझे ये बताइए, किरण बेदी भी वही बाबा अन्ना हजारे के मंच से आई। किरण बेदी को भाजपा ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया, क्या वो सही नहीं थी? आपने उनको वोट नहीं दिया, आपने अरविंद केजरीवाल को क्यों दिया? अरविंद केजरीवाल भी वहां से आए, किरण बेदी भी उसी मंच से आई, लेकिन सामने तो दोनों आए ना। चुनाव तो था, सबके पास मौका वोट देने का। बताइए। देखिए, उसके पीछे एक जो कारण जो रहे हैं वो कारण ये रहे हैं कि भाजपा काफी पुरानी पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी है, और भाजपा पे लोगों ने पहले भरोसा किया है।
और एक अगर आप स्टेट को देखें, जैसा अभी पीछे इनका झगड़ा आपस में चला भी कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो बीजेपी के पास भेज देते हैं, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के पास भेजते हैं, जनता जाए कहां? तो लोगों ने जो भरोसा किया कि नए नाम पे गया, एक नए चेहरे पे गया। किरण बेदी जी बिल्कुल उस आंदोलन से निकल के आई थी, मगर किरण बेदी जी गई कहां? भाजपा में। तो लोगों ने भाजपा को देखा, किरण बेदी जी को नहीं देखा। नहीं तो उस वक्त में किरण बेदी ने ये कही थी कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार रहित बातें चलते हैं, और उस वक्त में आम आदमी पार्टी से कई महिलाएं एक साथ निकल गई थी, जो कई पार्टियों में भी गई, चाहे वो साजिया इल्मी हो, चाहे किरण बेदी हो, चाहे एक मंच पे रहने वाला आदमी कहीं ना कहीं अलग होते चला गया। हम बात बार बार कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, इसलिए क्योंकि उनके विचार को आप आगे लेकर के आए हैं। ऐसे ही कई ऐसे महान पुरुष हुए हमारे देश में, मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं आ रहा है, गर्व भी नहीं महसूस हो रहा है, जिन्होंने राजनीति तो शुरू की, सत्ता में भी आए, लेकिन लोगों को ठगते चले गए। कि हम ये चाहते हैं कि जनता आखिरकार जो ठग रही है उसे निजात कैसे मिलेगा। मैं बार बार यही पूछ रहा हूं कि आपने अरविंद केजरीवाल को वोट दे दिया, किरण बेदी भी भाजपा में चली गई, हर आदमी कहीं ना कहीं अलग जाते रहा, लोग विश्वास में कहीं ना कहीं टूटते चले गए, वो धारा में बह गए जिस दरिया में उसे बहा करके लेकर के चली गई। लेकिन रिपब्लिकन सेना को लोग वोट देंगे किस मुद्दे पे? आपका कहना है कि हम नई सोच के साथ आएंगे, नई सोच के साथ, नई बातों के साथ आएंगे, हम जनता को विश्वास देंगे, हम विकास करेंगे। दिल्ली में शिक्षा की व्यवस्था बेहाल हो गई है, यही कहना है आपका? रुपेश जी, मैं इस बारे में एक बात जी 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 जरूर कहिए सुरेंद्र जी। कांग्रेस सरकार चली जी गांधी के नाम पर। जी जी बिल्कुल क्या बिल्कुल। गांधी की जो वैल्यूज थी, क्या उन्होंने उसको कीमत दी? आज भी तो उसी पे चल रही है ना, तो उसी पे चल रही है। हर नोट पे गांधी तो है, लेकिन उस नोट की कीमत को किस तरह से समझा गांधी को छोटा कर दिया गया, उसको आर्थिक दृष्टि से समझा जाता है। गांधी की जो वैल्यूज हैं उनको नहीं समझा। अगर उनको समझा होता तो पार्टी बहुत अच्छा काम करती और देश का नाम होता। अमेरिका जैसा नाम हिंदुस्तान का हो सकता था अगर कांग्रेस के टाइम में इतने सारे भ्रष्टाचार ना हुए होते। तो इसका मतलब क्या है, जो गांधी का नाम लेकर चले उन्होंने गांधी को दबा दिया। इसी तरह से अंबेडकर को लेने वाले चलने वाले लोग थे, उन्होंने अंबेडकर की जो नीतियां थी, जो वास्तविकताएं थी, उनको भी दबा दिया। जो 26 जनवरी बनाया जाता है वो केवल इसलिए बनाया जाता है कि संविधान उस दिन लागू हुआ। जी नहीं, मैं सुरेंद्र जी ये पूछता हूँ, आपने बहुत अच्छा बात कही है कि बाबा साहब किसी की बातों और कल्पना को लेकर के आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसे अगर मिटा देना उस कल्पना को, क्या ये गुनाह नहीं है? गुनाह है, बिल्कुल है। तो जनता क्यों वोट दे देती है? क्योंकि जनता भोली है, उसको जिस तरफ एक भाव आता है, जिस तरफ बहके ले जाए उस तरफ चला जाता है। ये जनता को समझ लेना चाहिए कि जब जो वोट है उसकी चोट इतनी मजबूत होनी चाहिए, उसकी वोट की उतनी कीमत होनी चाहिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने आपको दी है। लोकतंत्र क्योंकि आपका तंत्र है, आप जब चाहें जिसको चाहें उसको नेता बना सकते हैं और उसको चाहें तो आप उसको वापस भी बुला सकते हैं। ये जो अपनी शक्ति है उस शक्ति का ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए हम अंधकार में रह रहे हैं। जैसे अंबेडकर साहब ने कहा था कि हम संगठित हों, अगर संगठित हों तो क्या मजाल है कि कोई भी हमारा कुछ बारबागा कर सके। संगठित होने के साथ अगर हम शिक्षित हों, शिक्षित होने के साथ में केवल शिक्षित होना, पढ़ना नहीं है, उसको गुणना है, उसको हमें ज्ञान को उसको एग्जीक्यूट करना है। जब तक हमें वो नहीं आएगा तब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और मैं बता दूं सुरेंद्र जी कि हमारे देश की इतनी बुरी हालत है कि बेरोजगारी को ले या फिर दलितों का शोषण वही है जो कल था, कुछ भी नहीं बदला हमारे देश में। अगर यहाँ से 1300 किलोमीटर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर कहीं भी अगर हम घूम जाए तो वही हाल है जो पहले हुआ करती थी, कुछ भी नहीं बदला है। आप आए हैं, आप एमसीडी चुनाव भी नजदीक है, अभी एमसीडी चुनाव भी आने वाली है। एमसीडी चुनाव में आपकी पार्टी क्या आगे आ रही है? बिल्कुल आगे आ रही है रुपेश जी, और इन वादों के साथ, इन इरादों के साथ आ रही है, इस विश्वास के साथ आ रही है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक जो आपके यहाँ सफाई करता है जी, सफाई अभियान अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर शोर से चलाया, चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों चलाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि उन लोगों को, जो आदमी आपके यहाँ जब आप उठते हैं, उठने से पहले वो पूरा मोहल्ला साफ करके चला जाता है, और जब वो अपनी रोजमर्रा की जरूरत जो उसकी तनख्वाह से पूरी होनी है, जब वो मांगने जाता है तो उसको कहा जाता है कि भैया 4 महीने के बाद आएगी, 3 महीने के बाद आएगी, अभी आई नहीं है। एक बात। इसके बाद दूसरा स्तर आता है शिक्षा का, और वहां पर भी यही हाल है कि शिक्षक भी 4-4 महीने तनख्वाह का इंतजार करते रहते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती। सबसे पहले तो ये दो क्षेत्र जो हैं, इन पे काम करने की बड़ी जरूरत है। सफाई पर जब आप काम करेंगे, सफाई कर्मचारी को आप वो सारी सुविधाएं देंगे जो सुविधाओं का वो हकदार है, तो ये
जो कूड़ा करकट रोडों पे गिरता है, या ये बेचारे अपनी जब तनख्वाह मांगते हैं, मैं अपना शब्द वापस लेना चाहूंगा क्योंकि बेचारे इन्होंने बना दिया है, सरकार ने बना दिया है, पैदाइशी कोई बेचारा नहीं होता। जब वो तनख्वाह लेने के लिए जाते हैं और नहीं मिलते तो वो क्या करेंगे मजबूरी में? जितना कूड़ा करकट साफ किया है वो सब, बल्कि इनको रोड पे नहीं डालना चाहिए, इनको उस मंत्री के घर के सामने डालना चाहिए जिस मंत्री ने इनको धोखा दिया है, जिनकी वजह से इनको सैलरी या तनख्वाह नहीं मिल रही है। दूसरा, जो शिक्षा का मैंने बताया, अगर उनको भी नहीं मिलती है, अगर आपका शिक्षक जो है वो हड़ताल पे बैठ गया तो कैसे देश की उन्नति होगी? आप बताएं, नहीं हो सकती। तो रिपब्लिकन नहीं, सत्ता में अगर बात अगर नहीं मानी जाए तो अगर धरने पर बैठना, अपनी आवाज को बुलंद करना कोई गुनाह नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं, जहां तक हो आपके विचार आपने कही, अच्छी बात कही, लेकिन सब धरने पर बैठना। लेकिन जो दिल्ली में सरकार है, जो आपने वादे इरादे किए हैं, आप वादे इरादों को भूल करके आप कहीं चले जाते हैं प्रचार करने के लिए, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हो या फिर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये सही है कि दिल्ली को छोड़ करके जाकर के कहीं जाकर के प्रचार करना? देखिए, बिल्कुल सही नहीं है। एक टीचर, मैं फिर एक वही एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि मेरी कोई ड्यूटी बनती है और मुझे उसकी सैलरी मिलती है। देखिए, कोई भी एमएलए, एमपी, काउंसलर या कोई सीएम या कोई पीएम, उनको देश की सेवा करने के लिए सीट पे बिठाया जाता है और वो सेवा के बदले महीने में उनको भत्ता भी दिया जाता है, जिसको हम वेतन कहते हैं। जब उनको वेतन मिलता है, वो वेतन दिल्ली में काम करने का अगर सीएम साहब को मिल रहा है और वो जाके वहां प्रचार करते हैं पंजाब, तो जितने दिन भी वो स्टेट छोड़ के जाते हैं उतने दिन का पैसा उनके वेतन से काट देना चाहिए, एक बात। दूसरा, जितना भी कार्यकाल उन्होंने बाहर निकाला प्रचार में या किसी भी काम में, उस कार्यकाल का जितना पैसा है वो देश की कहीं ना कहीं उन्नति में लगाना चाहिए विद इंटरेस्ट। मंत्री से भी ब्याज लेना चाहिए। जब एक आम आदमी की सैलरी 5-5, 6-6 महीने में आती है और आप पंजाब जाके प्रचार कर रहे हो, दिल्ली की तनख्वाह आप लेते हैं, उस तनख्वाह पे अपना घर बार आप चलाते हैं, क्या हक है किसी भी ऐसे मंत्री को कि वो तनख्वाह यहां ले और काम कहीं और जाके करे? ये तो फिर वो कहानी हो गई कि कर्मचारी क्यों कर्मचारी करे, वो कलर के ऑफिस में जाके बैठ जाए। अभी आप लोग दिल्ली में वर्तमान में क्या आप लोग कर रहे हैं? क्या क्या आप लोगों ने किया और क्या क्या कर रहे हैं? अभी आप लोगों ने कुछ किया इस समाज के लिए, जिस भोले समाज को सबने आखिरकार घुमा दिया, लूट लिया, शोषण कर रहा है? आप लोगों ने क्या जागरूकता के लिए आप लोगों ने अभी तक क्या किया है, ये बताइए। आप लोगों ने क्या कुछ किया है समाज के लिए? हम राजनीति में आए हैं और उस मुद्दे के साथ में आए हैं। केवल हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर नहीं आए हैं, बल्कि भीमराव अंबेडकर के खून को लेकर आए हैं। यानी कि उनके पोते, जो सगे पोते हैं, वो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर सेनानी हमारे आनंद राज अंबेडकर साहब। उनकी देखरेख में ये कार्य चल रहा है और हमने अपनी ब्लड बैंक, अपना ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है। उसके अलावा कुछ किताबें भी बांटी हैं। हम अभी सामाजिक तौर से भी काम कर रहे हैं और उस समाज को हम अभी नीचे की जमीनी लड़ाई पर हैं। हम जमीन में ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो शोषित लोग हैं, जो परेशान हैं या उनकी कोई दिक्कतें हैं, तो उनके लिए हम आज खड़े हुए हैं। ये धीरे धीरे हमारा काफिला आगे बढ़ेगा और हमारा केवल राजनीति मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा समाज को एक इक्वलाइज करना है, समाज में समानता आए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें समाज में भी काम करना है। और समाज के साथ साथ, क्योंकि राजनीति एक बड़ा हथियार है, उसके द्वारा हम समाज में ज्यादा समानता ला सकते हैं। इसलिए हमारा मकसद ये है कि हम राजनीति में आकर समाज में समानता का भाव लेके आ सके। लेते छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए आगे की बहस।